Hello students, this is civics chapter number first, the need for laws and the constitution. We have already discussed lecture number 1 part 1. This is the last and final lecture. In the first video lecture we had discussed about the need for laws, the constitution, need for constitution, and then we discussed about parliamentary form of government, federal structure, and to some extent we also saw the fundamental rights. But in today's lecture we are just going to see some of the important points which are very much important for this. So today we are just going to see, the first slide is the preamble कि आप अगर दूसरी इंग्लिश देखना चाहो तो यू कैन राइट इट इंट्रोडक्शन. तो आप कह सकते हो कि व्हाट इज प्रियम्बल, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है, उसमें प्रियम्बल क्या है, ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें बताता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो इंडिया के लोगों के लिए किस प्रकार से यूज़फुल है. इसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का एम क्या क्या है, उससे हम लोग क्या, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं. तो इसमें क्या है कि पहली लाइन आप देख लीजिए, इसमें we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, कि हम इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और ये सब लोग इंडिया के सारे सिटीजन्स के लिए रहेगा क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल में सबको सामाजिक अधिकार होंगे, सब लोगों को न्याय मिलेगा. इकोनॉमिक मीन्स कि सबको अपनी अपने पसंद का जो बिजनेस वगैरह है वो करने की अपॉर्चुनिटी होगी. जो लोग भी बिजनेस करना चाहेंगे, जो भी बिजनेस करना चाहेंगे, उनसे किसी जाति, धर्म, मजहब के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा. एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन्स आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं अगर आप समाज में पिछड़े हुए हैं, या किसी भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या किसी भी तरह में आप अगर कम संख्या में हैं और आप अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में मिलेगी. लिबर्टी, लिबर्टी वर्ड मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, अपने विचारों को कहने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, उसको जताने की आज़ादी. बिलीफ, आपका क्या विश्वास है, क्या मत है. फेथ, रिलीजन से रिलेटेड, वर्शिप, आप किस भी धर्म को मानते हैं उसको सबको आपको रिप्रेजेंट करने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि सब लोगों को अपना जो सोसाइटी में स्टेटस उसको इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को जो जॉब्स वगैरह होंगी, जो भी उनको स्टेटस इम्प्रूव करने का जो भी चांस मिलेगा, उसमें सब में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. देन यू हैव लास्ट पॉइंट, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स होता है बेटा भाईचारा. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, की जो भी कोई पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसको जो है सम्मान दिया जाएगा, और सारे धर्म के लोग मिलकर इस देश की को यूनाइट करने के लिए, एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे. सो बेसिकली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बाय जस्ट रीडिंग दीज 4 to 5 points you can just know that we just what the constitution actually wanted to convey. Okay, now we come to the next topic, fundamental rights. In the first slide we have already discussed this thing, but these were not discussed point to point, so I'm just going to explain you. First point under the fundamental right is equality. Equality means होगा समानता का अधिकार, हिंदी में बोलेंगे कि जितने भी इंडिविजुअल है, इंडिया का जो भी पर्सन होगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म या मजहब का होगा, सबको बराबरी का अधिकार होगा. बराबरी का अधिकार मतलब कहीं पे भी वो जो है पढ़ाई कर सकता है, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, कहीं पे रहने में, तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते. ओके, राइट टू फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता का अधिकार होगा. स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कह सकते हो, वो कौन सा कपड़ा पहन सकता है, कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, उसको कैसे एक्सप्रेस करता है, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, कौन कहाँ पे पूजा करने जाता है, कहाँ घूमता टहलता है, उसको इस सारी चीज़ों की आज़ादी होगी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण के खिलाफ अधिकार. मीन्स एक पर्सन है उसको आप शोषण नहीं कर सकते. शोषण आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आप किसी पर्सन को आप पढ़ाई से रोक दीजिए, या किसी पर्सन से मान लीजिए कि 6 महीने आप उससे वर्क लीजिए, आप उसको जॉब पे रखिए, फिर उसको आप सैलरी ना दीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते. तो उसको राइट कैसे है, ही कैन गो टू द कोर्ट्स, ही कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड सीक हिज राइट. तो उसके साथ आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते. द थर्ड पॉइंट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इसको
आप कह सकते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप चाहे जिस जिस किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उस धर्म में किसी को भी वर्शिप करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके प्रचार प्रसार इन सारी चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तीन आर्टिकल्स हैं कि आप अपने जो है, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उन इंस्टीट्यूशन को ओपन करके आप उसमें अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इसी को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोला जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज मीन्स होता है बेटा ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर ऊपर जो राइट्स दिए गए हैं अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेने के लिए कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कोर्ट स्पेशली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, और इसके बदले में आपकी बात जो है न केवल सुनी जाएगी जबकि उसका रिड्रेसल भी होगा, मतलब कोर्ट को आपको सुनना पड़ेगा। After this, these are the topics fundamental duties of Indian citizens. In the last slide you saw about the fundamental rights. आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि फंडामेंटल राइट्स की आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या अधिकार देता है और क्या क्या अधिकार आपको मिलने चाहिए। लेकिन अब जब सारे अधिकार आपको मिल रहे हैं बहुत सारे, तो कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। तो इसको आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसको कब ऐड किया गया था, इसको बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंज किया गया था, अमेंडमेंट मीन्स आप कह सकते हो चेंज 1976 में। इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला है रिस्पेक्ट दी नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम की आप जो है नेशनल फ्लैग इस सब की रिस्पेक्ट कीजिए। फॉलो नोबल आइडियाज़ इंस्पायर्ड बाय फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो भी हमको आज़ादी की लड़ाई से बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मिले थे उसको आप फॉलो कीजिए। प्रोटेक्ट सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, की आप देश की एकता और अखंडता की रक्षा कीजिए। डिफेंड कंट्री, देश की रक्षा कीजिए। रेंडर नेशनल सर्विस, और जो है लोगों की सेवा कीजिए। प्रमोट हारमनी मीन्स आपस में भाईचारा बढ़ाइए। ब्रदरहुड, ये भी भाईचारा हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेंस, का सम्मान कीजिए। प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, की जो भी अलग अलग रिलीजन की जो हेरिटेज है, विरासत है, जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है, उन सब की आप रक्षा कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ, बेसिकली जो पर्यावरण है उसकी भी सुरक्षा कीजिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर मीन्स होगा थिंकिंग स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, की आप जो वैज्ञानिक सोच को डेवलप कीजिए। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप सेफ गार्ड कीजिए, नहीं कि आप तोड़िए। और एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, और जितने भी आप काम कीजिए सारे क्षेत्रों में आप क्या कीजिए, एक्सीलेंस करिए, सारे बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट डीपीएसपी, ये बेटा डायरेक्टिव इसका फुल फॉर्म है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोगों ने देखा होगा कि होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट आती है तो क्या बनाती है, वो स्कूल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, और भी पार्क्स बनाती हैं, और बिजली देते हैं, तालाब खुदवाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, ये बेसिकली डायरेक्शन, एक दिशा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, डायरेक्ट किया गया है गवर्नमेंट को कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब बनाई जाएगी तो वो काम क्या करेगी, ठीक है, वो काम क्या करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या है कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ, की एक ऐसी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन करेंगे जिससे लोगों का जीवन क्या होगा, बेटर होगा। जैसे अब मान लीजिए स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो क्या होगा कि जो लोगों की लाइफ है वो ज़्यादा बेटर होगी। फिर दे ऑल्सो एम टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, स्टेट मीन्स होगा यहाँ पे कंट्री, वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी राज्य, कि वो ऐसी नीतियाँ बनाई जाएंगी जिससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको अपनी जो है आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें वो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा लोन देते हैं, ठीक है, बहुत सारा दान दिया जाता है, वो सब। इफ़ लॉज आर मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दे शैल नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स दैट, इस पॉइंट का मतलब है बेटा कि अगर कोई दो लॉ है, एक फंडामेंटल राइट है और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पीछे हो जाएगा, फंडामेंटल राइट जो है पहले हो जाएगा। फंडामेंटल राइट डायरेक्ट, इसको एक एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हो कि सपोज दैट किसी गांव में सड़क बनानी है, और सड़क बनाने में मान लीजिए कि कोई
बड़ा सा एक सामने मंदिर या मस्जिद आ रहा है, कोई मज़ार आ रही, तो आपको ये नहीं कह सकते कि जो है हमको रोड बनानी है तो आप इस मंदिर को तोड़ देंगे। अगर मंदिर पुराना है तो इसका मतलब है कि जो जो रिलीजन का अधिकार है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करें, सड़क जो है बगल से घुमा दीजिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है आप मतलब कि हमें जो है ये मंदिर तोड़ के ही जो है रास्ता बनाना है। तो इसीलिए इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स ऊपर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसके बाद में आएगा। ठीक है, देन यह है कि कोऑपरेटिव फॉर फेडरलिज्म इन इंडिया। ये क्या है, इसमें आप देख रहे हो स्टेट है, नेशनल है और इसमें हैंड शेक हैंड कर रहे हैं। एक्चुअली फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आप इंडिया के रेफरेंस में आप जानते हो, इंडिया में क्या है, एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, उसके अपने राइट्स हैं, और फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके भी अपने राइट्स हैं, उसके अपने अधिकार हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आर्मी और पुलिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, आर्मी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन की आर्मी की कहाँ पे तैनात होगी, कहाँ पे वर्क करेगी, किससे वॉर लड़नी है, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन पुलिस का कहाँ पे काम है, पुलिस थाना कहाँ खोला जाएगा, कहाँ पे कैसे पुलिसिंग होगी, ये अधिकार किसका है, स्टेट का है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन वगैरह के मैटर होते हैं, बहुत सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको बांटती है, और बहुत सारे टैक्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन होती है, दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप होती है, दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करते। आफ्टर दिस इसमें दिया है कि स्टेट के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, स्टेट के टाइप, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। स्टेट के टाइप कैसे होता है, स्टेट मतलब बेटा यहाँ पे कंट्री से मतलब है, कुछ ये वर्ड्स हैं आपने देखा होगा प्रियम्बल में, उसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय सोवरेन स्टेट, इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, इट मीन्स दैट नो इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशन मीन्स यू कैन से रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन इट। इंडिया एक सोवरेन देश है, इसका मतलब कोई भी आंतरिक या बाहरी, देश के अंदर और देश के बाहर, इस पे आप कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, मतलब कोई दूसरा देश इंडिया के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता। इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट, मिस होगा मेक इट्स होम एंड फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया अपनी घर देश के भीतर कैसी नीतियां बनाता है और फॉर विदेश नीति कैसे बनाता है, इसके लिए इंडिया स्वतंत्र है। सोशलिस्ट स्टेट, इट मीन्स दैट द स्टेट एम्स टू स्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर सोसाइटी इन विच ए वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जो इंडियन स्टेट होगा वो एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करेगा जिससे जो पुअर एंड रिच पीपल, ठीक है, पुअर एंड रिच पीपल है, उनके बीच में जो गैप है दैट विल बी रिड्यूस्ड। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि जो पुअर पीपल हैं उनको रिच बनने का, अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने का चांस मिले। सेक्युलर स्टेट, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर, दैट इंडिया इज अ कंट्री एंड इट डज नॉट प्रमोट, ठीक है, और सपोर्ट एनी स्पेसिफिक religion. Democratic state means India is a democratic state, it means the power lies in the hands of the people, and five after 5 years they vote. Okay, after 5 years they vote and change the government if they want, or if they like the government they can continue with that. Okay, republic is the last point. India is a republic, in a republic the executive head of the state is directly or indirectly elected by the people, the president of India. Okay, India is a republic, इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट, एक चीज़ बेटा क्लियर कर लेना कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पावर, बट इन रियलिटी द प्रेसिडेंट हैज़ मोर पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से, मीन्स पावर्स हैं। कहने को क्या होता है कि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। सो रिपब्लिक मीन्स कि द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली, कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, वो जो इंडिया के लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में जो एमएलए होते हैं, विधायक जिनको बोलते हैं, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे इलेक्ट दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फिर से आप लास्ट पॉइंट में, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट इन रियलिटी प्राइम मिनिस्टर हैज मोर पावर्स देन द प्रेसिडेंट। थैंक यू।